नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रवि कुलरिया सर की बुक प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ, जिसमें हमने कल की क्लास में मौर्योत्तर काल का चैप्टर शुरू किया था। 8 नंबर चैप्टर मौर्योत्तर काल, जिसके अंदर हमने 158 क्वेश्चन कल की क्लास में किए थे। बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इन वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो करते हैं आज की क्लास शुरू 159 नंबर क्वेश्चन से। बोहरघाट पहाड़ी पर स्थित उत्तर मौर्यकालीन प्राचीन गुफा जिसमें चैत्य एवं विहार दोनों है। बोहरघाट पहाड़ी पर उत्तर मौर्यकालीन प्राचीन गुफा कौन सी है जिसके अंदर चैत्य और विहार दोनों है? तो यह भाजा की गुफा, 6 नंबर ऑप्शन। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लोनावाला महाराष्ट्र में बोहरघाट पहाड़ी पर बनी इस गुफा में सबसे प्राचीन चैत्य व विहार दोनों है। इस गुफा के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग भी हुआ है। यहाँ का चैत्य अर्ध वृत्ताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल भाषा में मस्तुवन शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मस्तुवन शब्द जो तमिल भाषा के किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो यह होता है धनी व्यापारियों के लिए। प्राकृत में सतवा और सेठी व तमिल में मस्तुवन धनी व्यापारियों के लिए इस्तेमाल होता है। उत्पादकों व व्यापारियों के संघ को श्रेणी या गिल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? कौन से वंश के शासकों ने जो देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो देवपुत्र की उपाधि धारण की थी कुषाणों ने, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर का उल्लेख कनिष्क के रबातक अभिलेख में नहीं हुआ है? कौन से नगर का उल्लेख कनिष्क के रबातक अभिलेख में नहीं हुआ है? तो इसमें उज्जैन का उल्लेख है, साकेत का उल्लेख है, कौशाम्बी का उल्लेख है, लेकिन वैशाली का उल्लेख इसमें नहीं है। रबातक अभिलेख में कौंडिन्य, उज्जैनी, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र व चंपा का उल्लेख हुआ है। यह अभिलेख अफगानिस्तान के काफिर का किला नामक पहाड़ी पर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य पुराण में कितने सातवाहन शासकों का उल्लेख है? तो मत्स्य पुराण में जो 30 सातवाहन शासकों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार 30 सातवाहन शासकों ने 460 वर्षों तक शासन किया था। सातवाहन शासकों की सर्वाधिक संख्या मत्स्य पुराण में ही दी गई है, जबकि वायु पुराण के अनुसार सातवाहन शासकों की 17 थी। मत्स्य पुराण में जो 30 सातवाहन शासकों के नाम दे रखे हैं, इनमें जो सबसे अंतिम जो शासक का नाम है वो है पुलवामी चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क ने किस शहर पर आक्रमण कर अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अद्भुत मुर्गा प्राप्त किया? कौन से शहर पर आक्रमण करके अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अद्भुत मुर्गा प्राप्त किया था? तो यह किया था पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की कितनी गुफाओं का निर्माण सातवाहन काल में हुआ है? अजंता की कितनी गुफाओं का निर्माण सातवाहन काल में हुआ है? तो 5 गुफाओं का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का सर्वप्रथम अंकन किस शासक के सिक्कों पर मिलता है? तो बुद्ध का सर्वप्रथम जो अंकन मिलता है यह मिलता है कनिष्क के सिक्कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मथुरा कला का केंद्र नहीं है? मथुरा कला का केंद्र कौन सा नहीं है? श्रावस्ती, कौशाम्बी और साकेत, ये तीनों मथुरा कला के केंद्र है। वहीं बामियान के अलावा तक्षशिला, स्वातगाठी आदि ये जो क्षेत्र है ये गांधार कला के केंद्र है। तो बामियान है जो गांधार कला का केंद्र है, श्रावस्ती, कौशाम्बी और साकेत जो मथुरा कला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर बेसात्र जातक, महाकपि जातक, साम या श्याम जातक, अलम्बुस जातक, छवंत जातक के चित्र उत्कीर्ण है? तो कौन से स्तूप पर इन सभी जातकों के चित्र उत्कीर्ण है? तो सांची के स्तूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन है? पहला कि यह भारत में विकसित कला थी, तो मथुरा कला भारत में ही विकसित थी, ये सही है।
दूसरा है कि इस कला में बुद्ध को मुंडित सिर और अनावृत दाएं कंधे के साथ दिखाया गया है। इस कला इस कला पद्धति में बुद्ध को मुंडित सिर और अनावृत दाएं दाएं कंधे के साथ दिखाया गया है, ये भी सही है। तीसरा, मथुरा कला में स्थानीय लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये भी सत्य है। चौथा है कि मथुरा के निकट माटगांव से मिली शक शासकों की मूर्तियां भी मथुरा कला का उत्कृष्ट नमूना है। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? कौन से जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? तो चरक, नागार्जुन और अश्वघोष, इन तीनों का संबंध कनिष्क के, ये तीनों कनिष्क के दरबारी थे। पाणिनि का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं है। कनिष्क का राजपुरोहित संरक्षक, राजगुरु पार्श्व, राजवेद्य चरक, राजकवि अश्वघोष और वास्तुकार जो अंगिलस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुंग काल में कला का केंद्र नहीं था? शुंग काल में कला का केंद्र कौन सा नहीं था? तो बोध गया, सांची और भरूच, ये तीनों शुंग कालीन कला के केंद्र थे। वल्लभी इस शुंग काल कला के केंद्र नहीं था। बेसनगर, बोध गया, बेसनगर, बोध गया, भरहुत, सांची से शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए हैं। इस काल में कला धर्म के बजाय लौकिक जीवन पर अधिक आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रादमन ने किसकी देखरेख में करवाई थी? तो सुदर्शन झील की जो मरम्मत करवाई थी रुद्रादमन ने, यह करवाई थी सुविशाख की देखरेख में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वेश्य ने इसका निर्माण करवाया। अशोक के काल में गवर्नर तुषाप ने इस पर बांध बनवाया और रुद्रादमन के समय बांध टूट जाने पर उसने स्वयं के खर्चे पर प्रांतीय गवर्नर सुविशाख के माध्यम से पुनर्निर्माण करवाया और स्कंदगुप्त ने चक्रपालित की देखरेख में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सातवाहन कालीन शासकों का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित सातवाहन कालीन शासकों का क्रम कौन सा है? तो इसमें चार शासकों के नाम दे रखे हैं। तो इसमें सिमुक जो सबसे पहले आएंगे, जो सातवाहन काल के सातवाहन शासकों के संस्थापक थे, सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। सिमुक सबसे पहले नंबर पर आएंगे। सिमुक के पश्चात गौतमीपुत्र सातकर्णी जो 23वें नंबर के शासक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के पश्चात वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी और सबसे अंत में आएंगे यज्ञश्री सातकर्णी। तो 2, 4, 1 और 3 द नंबर ऑप्शन। सातवाहन काल के प्रमुख शासकों का क्रम: सिमुक, सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी द्वितीय, अपलिक, कुंतल, हाल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क की खंडित मूर्ति किस शहर से प्राप्त हुई है? तो कनिष्क की जो खंडित मूर्ति हमें मिलती है, यह मिली है मथुरा से। बे नंबर ऑप्शन। मथुरा देवकुल से चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से बनी कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति और विम कड़फिसेस की सिंहासनारूढ़ मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरिकामेडु इंडो रोमन व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था और अरिकामेडु से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो अरिकामेडु जो इंडो रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र था और यहाँ से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। तो दोनों ही कथन इसके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओइसो प्रकार की मुद्रा किस शासक ने चलाई थी? तो ओइसो प्रकार की मुद्रा चलाई थी कनिष्क ने। कनिष्क की मुद्राओं पर यूनानी, ईरानी व भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है। उसके कुछ सिक्कों पर चतुर्भुजी शिव के चित्र के साथ ओइसो अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग द्वारा अपनी उपमहाद्वीप की यात्रा के दौरान देखा गया कि कनिष्क विहार कहाँ स्थित है? ह्वेनसांग द्वारा अपनी उपमहाद्वीप यात्रा के दौरान देखा गया कि कनिष्क विहार कहाँ स्थित है? तो यह पेशावर में। कनिष्क ने पेशावर इलाके में पुरुषपुर में एक चैत्य का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबातक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने अपने कौन से अधिकारी को नाना देवी व अन्य देवताओं की मूर्ति स्थापित करने के लिए बागो लगो मंदिर निर्माण का आदेश दिया था? रबातक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने अपने कौन से अधिकारी को नाना देवी व अन्य देवताओं की मूर्ति स्थापित करने के लिए बागो लगो या मंदिर निर्माण का आदेश दिया था? तो यह दिया था सफर को। सफर ने कनिष्क के निर्देश पर
मंदिर की स्थापना करवाई और उसमें मोकोंजो का नाम के व्यक्ति की देख-रेख में पूजा की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहपान के काल में स्वर्ण और कारसापण विनिमय दर कितनी थी? नहपान के काल में स्वर्ण और कारसापण विनिमय दर कितनी थी? तो यह थी 1:35। 1:35 ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तख्त-ए-बाही अभिलेख किस पहलू शासक है? तो तख्त-ए-बाही जो अभिलेख है यह गोडोफनीज का है। द नंबर ऑप्शन। प्रथम शताब्दी के आरंभ में गोडोफेरेंस या गोडोफनीज नामक एक पार्थियन ने इंडो-सिथेनों को पराजित किया और इंडो-पार्थियन राज्य की स्थापना की। अपने सिक्कों में उसने ग्रीक उपाधि अंकित करवाई, जिसका अनुवाद होता है राजाओं का राजा, निरंकुश शासक, स्वनियुक्त। तख्त-ए-बाही अभिलेख के अनुसार उसने शासनकाल का आरंभ 20 ईस्वी माना। पेशावर स्थित इस अभिलेख को गोडोफनीज ने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया। इस अभिलेख में उसे गुदवहर कहा गया। फारसी में उसका नाम विंध्यफण है, जिसका अर्थ है यश या विजयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक पश्चिमी क्षत्रप है? पश्चिमी क्षत्रप इनमें से कौन-कौन से शासक है? तो पश्चिमी जो क्षत्रप है वह इसमें है भूमक, भूमक के अलावा चस्टन और चस्टन के अलावा जो नहपान। राजूल जो मथुरा का प्रथम शक शासक था। राजूल मथुरा का प्रथम शक शासक है। भूमक है जो क्षयरात वंश का संस्थापक है। भूमक है जो क्षयरात वंश का संस्थापक है और चस्टन चस्टन है जो कार्दमक वंश का संस्थापक है। वहीं मेउस मेउस जो है यह भारत का प्रथम शक शासक था। तो इसमें पूछा है कि पश्चिमी क्षत्रप कौन से थे? तो पश्चिमी क्षत्रप इसमें भूमक, चस्टन और नहपान। 1, 4, 6 बे नंबर ऑप्शन। भारत में शकों की शाखाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप इसमें तक्षशिला के शक शासक मेउस, एजेज प्रथम, एजिलिसेज, एजेज द्वितीय थे। मथुरा के शक शासक राजवुल, सोडास और तोरणदास हैं। पश्चिमी क्षत्रप इसमें क्षयरात शक जो कि महाराष्ट्र इलाके में शासन करते थे, भूमक और नहपान। कार्दमक शक जो मालवा व सौराष्ट्र में शासन करते थे, जिनकी राजधानी उज्जैन थी। चस्टन रुद्रदमन, जयदमन, विश्वसेन। इसके अलावा बाद में रुद्र सिंह द्वितीय द्वारा शकों का शासन फिर से स्थापित करने का प्रयास किया गया। पश्चिमी भारत का अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने परास्त कर शकों की सत्ता समाप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु के बाद उसके अवशेषों को लेकर संघर्ष हुआ? कौन से शासक की मृत्यु के बाद उसके अवशेषों को लेकर संघर्ष हुआ और बाद में कई नगरों में उन पर स्तूप बनाए गए? तो वह शासक था मिनाड्र। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरूच स्तूप की वेदिका, तोरण आदि के निर्माण के लिए दान देने वाला प्रथम शासक था। भरूच स्तूप की वेदिका, तोरण आदि के निर्माण के लिए दान देने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वह था धनभूति। मध्य प्रदेश में स्थित इस स्तूप का निर्माण मूलतः सम्राट अशोक द्वारा ईंटों से करवाया गया। शुंग काल के दौरान मध्य भारत के एक शासक वत्स्यपुत्र धनभूति ने भरूच स्तंभ के लिए दान दिया। 1873 में कनिंघम ने इसे खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन गुफाओं में एक गुफा के दानकर्ता हरफान का नाम एक पारसिक था? निम्नलिखित में से किन गुफाओं में एक गुफा के दानकर्ता हरफान नाम का एक पारसिक था? तो यह कार्ले की गुफा। कार्ले की गुफा में दानकर्ता हरफान का नाम अंकित है। कार्ले की एक गुफा में नहफान के दामाद उसोदात का अभिलेख भी मिला है। कार्ले स्थित चैत्य आयताकार है और इसका निर्माण सातवाहन शासक पुलवामी के समय वैजयंती के श्रेष्ठ भूतपाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? सर्वाधिक शुद्ध सोने के जो सिक्के चलाए थे, यह चलाए थे कुषाणों ने। सर्वाधिक अगर हम स्वर्ण सिक्कों की बात की जाए तो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए थे गुप्तों ने, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे, यह चलाए थे कुषाणों ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है कि शक अपने सिर का आधा हिस्सा मुंडवा लेते थे? कौन से ग्रंथ में वर्णित है कि शक है जो अपने सिर का आधा हिस्सा मुंडवा लेते थे? तो यह हमें उल्लेख मिलता है हरिवंश पुराण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क द्वारा पेशावर में बनाए गए स्तूप का यूनानी वास्तुकार था। कनिष्क द्वारा पेशावर में बनाए गए स्तूप का यूनानी वास्तुकार कौन था? तो यूनानी वास्तुकार था एजिसाल। पेशावर में जो स्तूप बनाया गया था, यह स्तूप था पुरुषपुर का स्तूप, जो 13 मंजिल था। 400 फुट का यह स्तूप था। इसके अंदर 25 मंडप थे, लोहे के छत्र थे, धातु मंजूषा जिसमें बुद्ध की मूर्ति भी अंकित थी। इसे जो ये स्तूप था पुरुषपुर स्तूप, इसे पंचमूषक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? शुंगों के पूर्वज जो कौन से स्थान से थे? तो शुंगों के पूर्वज थे उज्जैन से। 6 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुंग कला का केंद्र नहीं था? शुंग कला का केंद्र कौन सा नहीं था? बोध गया था, भरूच था, सांची था। ये तीनों शुंग कला के केंद्र थे। वल्लभीय जो शुंग कला का केंद्र नहीं था। भरहुत का विश्वविख्यात स्तूप शुंगों की ही देन है। भरहुत की यक्षी प्रतिमाएं भी इसी काल में निर्मित हुई है। सांची और बोध गया के स्तूपों की वेदिकाएं भी इसी समय बनाई गई। विदिशा में कला की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीकात्मक शुंग कला में बुद्ध के प्रतीक के रूप में किनका इस्तेमाल हुआ है? प्रतीकात्मक शुंग कला में बुद्ध के प्रतीक के रूप में किनका इस्तेमाल हुआ है? तो धर्मचक्र का हुआ है, बोधि वृक्ष का हुआ है, छत्र का हुआ है और पादचरण का हुआ है। चारों दे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिंदक घोष और वज्र मित्र किस वंश के शासक है? पुलिंदक घोष और वज्र मित्र जो किस वंश के शासक है? तो ये सारे शुंग वंश के शासक है। शुंग वंश के शासकों में पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ या सुज्येष्ठ, वसुमित्र, औद्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागवत और देवभूति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शुंग शासक के काल में यवन आक्रमणकारी डिमेट्रियस पाटलिपुत्र तक पहुंच गया था? किस शुंग शासक के काल में यवन आक्रमणकारी डिमेट्रियस पाटलिपुत्र तक पहुंच गया था? पुष्यमित्र के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या का समर्थन करते हुए पुष्यमित्र की तुलना इंग्लैंड के प्योरिटन नेता सेनानी क्रामवेल से की थी? कौन से इतिहासकार है जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या का समर्थन करते हुए पुष्यमित्र की तुलना इंग्लैंड के प्योरिटन नेता सेनानी क्रामवेल से की थी? तो यह की थी काशी प्रसाद जायसवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग काल में राजस्थान में भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? शुंग काल में राजस्थान में भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? घोसुंडी अभिलेख। सर्वप्रथम द्विभाषिक या द्विलिपीय सिक्के, सर्वप्रथम द्विभाषिक और द्विलिपीय सिक्के जारी किसने किए थे? तो ये जारी किए थे इंडो ग्रीक शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि यद्यपि यवन बर्बर है किंतु ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वे वंदनीय हैं? तो ये बात लिखी है गार्गी संहिता के अंदर। गार्गी संहिता में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। उसमें लिखा है कि यद्यपि यह यवन बर्बर है किंतु ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वे वंदनीय हैं। और आमिर ने भी लिखा है कि यद्यपि यूनानी मलक्ष है किंतु वे ज्योतिष के विद्वान हैं और इसलिए प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक मिनाड्र के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? कौन से स्थान से मिनाड्र के 16 सिक्के मिले? तो यह मिले बेबेराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंडो ग्रीक शासकों ने शिष्य के सिक्के जारी किए थे? कौन सा इंडो ग्रीक शासक था जिसने शिष्य के सिक्के जारी किए थे? तो यह किए थे स्टेटो द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस इंडो ग्रीक शासक के सिक्कों पर कपिसा का नगर देवता लिखा है? कौन सा इंडो ग्रीक शासक है जिसके सिक्कों पर कपिसा का नगर देवता लिखा हुआ है?
तो यह लिखा हुआ है यूक्रेटाइडिस के सिक्कों पर। यूक्रेटाइडिस ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन के सिक्कों पर बेसिलियस शीर्षक का बहुत उपयोग हुआ है? किसके सिक्कों पर है जो बेसिलियस शीर्षक का बहुत उपयोग हुआ है? इंडो ग्रीक शासकों के सिक्कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंडो ग्रीक शासक के अह खानों अफगानिस्तान से प्राप्त सिक्कों पर बलराम व वासुदेव कृष्ण का अंकन है? कौन से इंडो ग्रीक शासक किस इंडो ग्रीक शासक के अह खानों यानी अफगानिस्तान से प्राप्त सिक्कों पर बलराम व वासुदेव कृष्ण का अंकन है? तो अगाथोक्लेस द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे यूक्रेटाइडिस वंश के शासकों ने अपनी राजधानी बनाया? यूक्रेटाइडिस वंश के शासकों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो राजधानी बनाया था तक्षशिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनार्ड के सिक्कों पर अंकित कौन सा चिन्ह बौद्ध धर्म के प्रति उसकी आस्था का प्रमाण है? बौद्ध धर्म के प्रति आस्था का प्रमाण मिनार्ड के सिक्कों पर कौन सा चिन्ह है? तो वह चिन्ह है चक्र, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहपान के सिक्के मिले। नहपान के सिक्के कहाँ से मिले? नहपान के सिक्के अजमेर से और नासिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी लिपि राजूवुल के सिक्कों से प्राप्त नहीं होती है? राजूवुल के सिक्कों पर कौन सी लिपि प्राप्त नहीं होती है? तो ब्राह्मी, ग्रीक और ख्रोष्टी लिपि प्राप्त होती है। अरेमाइक लिपि राजूवुल के सिक्कों से नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शक शासक थे? इनमें से कौन कौन से जो शक शासक थे? तो चस्टन है जो शक शासक था, मेउस यह भी शक शासक था, और रुद्रदमन यह भी जो शक शासक था। गोडोफनीज है जो पहलू शासक था। तो चस्टन, मेउस और रुद्रदमन 1, 3 और 4, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शासकों के सिक्कों पर निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में जो शक शासक थे उनके सिक्कों पर कौन सी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यूनानी लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी का भी प्रयोग हुआ है, ख्रोष्टी लिपि का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन अरेमाई लिपि के कोई भी लेख नहीं मिलते हैं। सीथियनों ने यूची या युएची जाति के बढ़ते दबाव के कारण पहले बैक्टीरिया पर आक्रमण किया, फिर बोलन दर्रे से आते हुए इंडो ग्रीक पर आक्रमण कर भारत में प्रवेश किया। सीथियनों को ही भारत में शक कहा गया। प्रारंभ में इन्होंने सिक्कों पर यूनानी व ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग किया, लेकिन बाद में यूनानी को छोड़कर ब्राह्मी व ख्रोष्टी का ही इस्तेमाल किया। भारत में शक दो भागों में बंट गए, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत का अंतिम शक शासक कौन था? पश्चिमी भारत का अंतिम शक शासक कौन था? तो यह था रुद्र सिंह तृतीय। इसी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे पराजित करके भारत से शकों का उन्मूलन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना कौन से अभिलेख से मिलता है? तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। बे नंबर ऑप्शन। उस पश्चिमी क्षत्रप शासक का नाम बताएं जिसने तिथि युक्त सिक्के जारी किए थे। तो तिथि युक्त सिक्के जारी करने वाला पश्चिमी क्षत्रप शासक कौन था? रुद्र सिंह प्रथम। तिथि युक्त सिक्के जारी करने वाला पहला शासक जीवदामन था, लेकिन ऑप्शन में बिना जीवदामन के एक बार एमपी में पीएससी प्री एग्जाम में 2000 और एक बार आरपीएससी की मुद्रा शास्त्री समीक्षा परीक्षा 2011 में पूछा गया, और दोनों में रुद्र सिंह प्रथम उत्तर माना गया है। इन्हीं दोनों परीक्षाओं में त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्रा प्रचलित वाले शासक नहपान को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से पता चलता है कि शक शासक रुद्रदमन की पुत्री का विवाह सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलवामी से हुआ था? तो कौन से अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि रुद्रदमन की पुत्री का विवाह सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलवामी से हुआ? तो यह हमें उल्लेख मिलता है कन्हेरी अभिलेख के अंदर। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्टि या बेगार शब्द का
प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य है विष्टि या बेगार का प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य कौन सा है? तो रुद्रा दमन का जूनागढ़ अभिलेख, बे नंबर ऑप्शन। जूनागढ़ गुजरात में स्थित रुद्रा दमन के काल में 20 पंक्तियों वाले संस्कृत भाषा के प्राचीनतम अभिलेख में 11वीं पंक्ति में विष्टि शब्द का उल्लेख है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में रुद्रदमन के काल में उर्जित पर्वत पर सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार के उपलक्ष्य में उत्कीर्ण करवाया। इसमें लिखा है कि चष्टन के पौत्र और छत्रप स्वामी जयदमन के पुत्र राजा महाछत्रप रुद्रदमन ने राज्य के 72वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन भारी बारिश के बाद सुवर्ण सिकता पलासिनी आदि नदियों की बाढ़ के कारण झील के तटबंध टूट गए। इसका निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त के राष्ट्रीय वैश्य पुष्यगुप्त ने करवाया और मौर्य शासक अशोक के समय यवनराज तुषाप ने इसे प्रणालियों से युक्त किया। रुद्रदमन ने कर, बेगार और प्रीति कार्य से लोगों को कष्ट में डाले बिना अपने कोष से प्रचुर धन देकर अमात्य सुविशाख के द्वारा बिना विस्तार व लंबाई से पहले से तिगुना दृढ़ बनाकर इसका निर्माण करवाया। इसी अभिलेख में दक्षिणापथ स्वामी सातकर्णी को दो दो बार हराने और निकट संबंधी होने के कारण छोड़ देने का उल्लेख है। साथ ही अवंती, अनूप, निवृत्त, आनर्त, सौराष्ट्र, स्वभ्र, भ्रुकच, सिंध, शोवीर, कुकुर, अपरांत, निषाद आदि को रुद्रदमन द्वारा अपने प्रभाव में लेने का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक गुहा संख्या 10 में नहपानकालीन अभिलेख के अनुसार अक्षय निमि पर वार्षिक ब्याज दर थी। नासिक गुहालेख 10 में गुहा संख्या 10 में नहपानकालीन अभिलेख के अनुसार अक्षय निमि की वार्षिक ब्याज दर कितनी थी? तो 9 से 12%, बे नंबर ऑप्शन। इसमें लिखा है कि वैशाख मास में क्षयरात राजा नहपान के दामाद ऋषभदत्त या उषावदात द्वारा चारों दिशाओं के संघ भिक्षु संघ के लिए यह गुफा निर्मित करवाई गई है। 3000 कारसापन भिक्षु संघ हेतु अक्षय निवि के रूप में गोवर्धन स्थित श्रेणियों के पास जमा किए। एक श्रेणी को एक पादित प्रतिशत ब्याज पर 2000 कारसापन दिए गए, जिनके सूद से भिक्षुओं का चीवर खरीदा जा सकेगा, और 1000 कारसापन दूसरी श्रेणी के पौन पादिक प्रतिशत ब्याज दर पर दिए हैं, जिनका ब्याज कुषण मूल के लिए है। अतः स्पष्ट है कि अक्षय निवि पर 9 से 12% वार्षिक ब्याज दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो यह क्वेश्चन रिपीट है, अभी आया था। कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? मथुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम कुषाणों के संबंध में सूचना नहीं है? कौन सा नाम है जो कुषाणों के संबंध में सूचना नहीं देता? तो यूएजी, तोखरी, टोचार्य देते हैं। सीथेन है जो कुषाणों के बारे में कोई सूचना नहीं देते, दे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी भारत में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? उत्तर पश्चिमी भारत में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो यह किए थे कुषाणों ने, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुजुल कड़फिशेस के अधिकांश सिक्के हैं। कुजुल कड़फिशेस के अधिकांश सिक्के किसके हैं? तांबे के, ए नंबर ऑप्शन। कुजुल कड़फिशेस के सिक्के अधिकांश तांबे के हैं, उसे कुषाण बताते हैं। वह उनके अग्र भाग में ग्रीक भाषा में और लिपि में गाथाई लिखी है, और पृष्ठ भाग में प्राकृत और ख्रोष्टी लिपि में उसकी उपाधियों में महाराजा धीराज, राजाओं का राजा, और सच्चा धर्माचिता, सच्चे धर्म में स्थिर का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क का रबाता अभिलेख किस वर्ष खोजा गया? कनिष्क का रबाता अभिलेख की खोज कब हुई थी? 1993 में। 1993 में अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में काफिर्स केसल नामक पहाड़ी पर एक मंदिर का भग्नावशेष, एक सिंह की मूर्ति के टुकड़े और एक अभिलिखित पत्थर का फलक मिला। बैक्टीरियन भाषा और ग्रीक लिपि में 23 पंक्तियों वाला यह अभिलेख कनिष्क के शासनकाल के बारे में एक मूल्यवान रिकॉर्ड है। इसमें कनिष्क को महान उद्धारक
न्यायपरायण, न्यायपूर्ण, निरंकुश देवता जो कि पूजनीय है, जिसके राजत्व जिसके राजत्व नाना एक पश्चिमी एशियाई देवी नाना और अन्य सभी देवों से प्राप्त हुई है। उसे राजाओं का राजा और देवपुत्र भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कुषाण शासकों का सही कर्म क्या है? कुषाण शासकों का सही कर्म क्या है? तो इसमें जो सबसे पहले आएंगे कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस जो कुषाणों के संस्थापक है। उसके पश्चात विम कडफिसेस। विम कडफिसेस जो भारत में कुषाण सत्ता का संस्थापक है। तीसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर इसमें आएंगे विम तत्व। तीसरे नंबर पर आएंगे विम कडफिसेस। विम कडफिसेस जो भारत में कुषाण सत्ता का संस्थापक है, जिसका शासन रहा था 65 से 78 ईस्वी तक का। और चौथे नंबर पर कनिष्क। कनिष्क जो कुषाणों का महानतम शासक था, जो 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक भारत में शासन किया था। तो कुषाणों का संस्थापक कुजुल कडफिसेस। उसके पश्चात विम एक तो भारत में कुषाणों का संस्थापक विम कडफिसेस और भारत में कुषाणों का महानतम शासक कनिष्क। 4, 2, 3 और 1, 6 नंबर ऑप्शन। रबातक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने सफर नामक एक अधिकारी को एक बगुलों यानी कि मंदिर का निर्माण करने का आदेश दिया, जिसमें देवी नाना तथा अन्य देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाए। कनिष्क ने उसी अधिकारी को उसके यानी कनिष्क के परदादा कुजुल कडफिसेस, उसके दादा सदासकन, उसके पिता अविम कडफिसेस और स्वयं अपनी प्रतिमा भी बनवाने का आदेश दिया। सफर ने मंदिर बनाना और नोकोजाका नामक एक व्यक्ति से राजसी आदेश के अनुसार वहां पूजा आयोजित की। इस अभिलेख में कनिष्क के द्वारा स्वास्थ्य और विजय की कामना करते हुए कई देवताओं की आराधना की गई। इसमें यह भी कहा गया कि कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के साथ एक नए संवत की शुरुआत की है। रबातक अभिलेख कुषाण वंशावली पर महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डालता है। एन सिम्स विलियम्स और जो क्रीब को लगता है कि पंक्ति संख्या 13 में अब तक अज्ञात कुजुल कडफिसेस के पुत्र विमातक्तो नामक कुषाण राजा का उल्लेख है। हालांकि बी एन मुखर्जी का कहना है कि सदासकन नाम का ही सही उच्चारण है, जो कुजुल कडफिसेस का पुत्र था। इस अभिलेख में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विमा कडफिसेस या विम कडफिसेस और कनिष्क पिता पुत्र थे। अभिलेख के अनुसार कनिष्क के साम्राज्य में कौंडिन्य, उज्जैनी, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा शामिल थे। उसमें दावा किया गया कि उसका साम्राज्य पूर्व में पाटलिपुत्र, चंपा तक फैला हुआ था। कौंडिन्य या कुंडिना को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में वर्धा नदी के किनारे स्थित कौंडिन्यपुर से पहचान की जाती है, जो उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा रही होगी। यह अभिलेख कुषाण की राजत्व की अवधारणा पर भी महत्वपूर्ण है, प्रकाश डालता है। कनिष्क का दावा था कि उसने राजत्व मुख्य रूप से देवी नाना और अधिकांशतः जोरोस्ट्रियन देवी देवताओं के एक समूह से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पर कुषाणों के आधिपत्य का अभिलेख्य साक्ष्य है। पाटलिपुत्र पर कुषाणों के आधिपत्य का अभिलेख्य साक्ष्य है रबाता का अभिलेख। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि चीनी शासकों के अनुरूप कुषाणों ने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की। चीनी शासकों ने के अनुरूप कुषाणों ने जो देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की थी, ये सही है। कुषाणों द्वारा राजाओं की मूर्ति वाले देवकुल की स्थापना रोम से प्रेरित है, ये भी सत्य है। तीसरा कि शक और कुषाण शासकों ने पार्थियों के माध्यम से अखामने राजवंश की क्षत्रिय प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप में लागू की, यह भी सत्य है। चौथा कि कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है, इसका प्रचलन कुषाणों के द्वारा किया गया था, यह बात भी सत्य है। तो चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क प्रथम की मृत्यु के बाद कुषाण वंश का शासक कौन बना? कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाणों का शासक कौन बना था? तो वह बना था वशिष्ठ। उजुल कडफिसेस, उजुल कडफिसेस, विम तख्तो, विम कडफिसेस, कनिष्क, वशिष्ठ, हुविस्क, कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, कनिष्क तृतीय, वासुदेव द्वितीय। सिक्कों से संकेत मिलता है कि कनिष्क के साथ कुछ समय वशिष्ठ ने और हुविस्क के साथ कुछ समय कनिष्क द्वितीय ने संयुक्त रूप से शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में कुषाण शासक कनिष्क की रोमन सम्राटों जैसी उपाधि केसर का उल्लेख है? कि कौन से अभिलेख में कुषाण शासक कनिष्क के रोमन सम्राटों जैसी उपाधि केसर का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है कनिष्क द्वितीय के आरा पाषाण लेख में। कनिष्क के बाद कुषाण वंश का शासक वशिष्ठ बना, तो तदुपरांत क्रमशः शासक बने वशिष्ठ और कनिष्क द्वितीय भाई थे। कनिष्क द्वितीय के आरा पाषाण लेख में वशिष्ठ के पुत्र कनिष्क द्वितीय के महाराज रजतिराज, देवपुत्र व केसर उपाधियों का इस्तेमाल हुआ है। मधु नामक व्यक्ति द्वारा लिखित इस अभिलेख में कनिष्क द्वितीय द्वारा कुआं खुदवाने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान स्थित एक कुषाणकालीन स्मारक के निर्माण स्थल जहां से अग्नि मंदिर के अवशेष मिले। अफगानिस्तान स्थित एक कुषाणकालीन स्मारक के निर्माण जहां से अग्नि मंदिर के अवशेष मिले, तो यह सुर्ख कोतल, प्राचीन बैक्टीरिया, वर्तमान अफगानिस्तान स्थित सुर्ख कोतल से एक अभिलेख और अग्नि मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कनिष्क के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? वसुमित्र, अश्वघोष, पंतजलि जैसे विद्वानों को उसने संरक्षण दिया, तो इनको संरक्षण कनिष्क ने नहीं दिया था। पुष्य में पंतजलि जो पुष्यमित्र के समकालीन कवि थे, तो ये जो है कनिष्क के काल के नहीं है। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक स्तूप की स्थापना की थी, ये सत्य है। उसके काल में एक बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो कनिष्क के काल में जो बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था, ये भी सत्य है। उसने खासकर यूनान तथा चीन में बौद्ध मिशन भेजे थे, ये बात भी सही है। तो 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। कनिष्क ने पार्श्व की सलाह पर कश्मीर में बौद्धों की चौथी महासंगीति का आयोजन किया। इस संगीति का उद्देश्य उन सिद्धांतों पर विचार करना था जिनके विषय में बौद्ध विद्वानों में मतभेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बार घोड़े की जीन का प्रयोग करने वाले शासक कौन थे? घोड़े की जीन का प्रयोग करने वाले पहले शासक कौन थे? तो वह थे कुषाण। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क का सुई विहार ताम्र लेख कहाँ से प्राप्त होता है? कनिष्क का सुई विहार ताम्र लेख कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है पाकिस्तान से। 6 नंबर ऑप्शन। पाकिस्तान के बहावलपुर के पास संस्कृत भाषा व ख्रोष्टी लिपि में राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क के काल में बौद्ध भिक्षु व धर्मोपदेशक नागदत्त की यष्टि स्थापना का उल्लेख है। कनिष्क कालीन सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख में प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में बल नामक भिक्षु के छत्र व यष्टि स्थापना का उल्लेख है। शहाजी की ढेरी स्तूप की स्थापना किसने की? शहाजी की ढेरी स्तूप की स्थापना की थी कनिष्क ने। कुषाण की राजधानी संभवतः पुरुषपुर, पेशावर में थी, जिसके प्रांतीय राजनीतिक केंद्र बेलग्राम, तक्षशिला और मथुरा में थे। ऐसा लगता है कि कनिष्क ने पेशावर के निकट शहाजी की ढेरी में एक भव्य स्तूप और विहार की स्थापना की। स्तूप के स्तूप के अवशेषों में कांस्य के ताबूत पर खरोष्टी में लिखे अभिलेख से कनिष्क द्वारा एक विहार के निर्माण और अगिस्ला नामक एक दास का संदर्भ मिला है, जो वहां के कार्यों की देखरेख करता था। यहाँ पर एक बेलनाकार सोने का कांस्य का तम्बरुक पात्र भी मिला है, जिसे कनिष्क के तबरुक के रूप में जाना जाता है। इस पात्र के ढक्कन पर 3 आकृतियां अंकित है। कमल के फूल पर बैठे हुए बुद्ध, उनके बगल में इंद्र और ब्रह्मा की आकृति, साथ ही खड़ी मुद्रा में एक आकृति है जो शायद कनिष्क की भी हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क जो महायान शाखा का अनुयायी था। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? शक संवत पर आधारित भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका पहला माह कौन सा है? तो पहला माह है चैत्र। ए नंबर ऑप्शन। शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में राज्याभिषेक के वर्ष से मानी जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तुलना करें तो शक संवत में वर्ष की शुरुआत सामान्य वर्ष में 21 मार्च और लीप वर्ष में 22 मार्च से होती है। अर्थात इस दिन चैत्र महीने की पहली तारीख होती है। 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है? सत्य कथन कौन से हैं? पहला श्वेनस्तांग। श्वेनस्तांग एवं अलब्रूनी ने कनिष्क के द्वारा पेशावर में बौद्ध विहार निर्मित किए जाने का उल्लेख किया है। तो श्वेनस्तांग और अलब्रूनी ने कनिष्क के द्वारा पेशावर में बौद्ध विहार निर्मित किया करवाए जाने का उल्लेख किया है, तो यह बात सही है। दूसरा, बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष, पार्श्व एवं वसुमित्र ने कनिष्क का आश्रय प्राप्त किया, यह बात भी सत्य है। कनिष्क कालीन सिक्के के पृष्ठभाग पर ओएसो, शिव, शाक्य मुनि, बुद्ध, ओएडो, मीरो, एत्सो इत्यादि का निरूपण भी मिलता है, यह भी सत्य है। चौथा है कि कल्याणकृत राजतरंगिणी में हुस्क, जुस्क एवं कनिष्क नामक 3 शासकों का कश्मीर पर संयुक्त शासन का उल्लेख मिलता है, यह भी सत्य है। तो चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंद कुमार, विशाख और महासेन कार्तिकेय के अंकन वाले सिक्के किस शासक ने चलाए? स्कंद कुमार, विशाख और महासेन कार्तिकेय के अंकन वाले सिक्के किस शासक ने चलाए थे? तो यह चलाए थे हुविस्क ने। बे नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक के काल में चेचक महामारी फैली थी? तो चेचक की महामारी कौन से कुषाण शासक के काल में फैली थी? तो यह फैली थी हुइस्क के काल में। अब बे नंबर ऑप्शन। अब बीवर 2009 के मुताबिक हुइस्क के शासनकाल के दौरान कुषाण साम्राज्य चेचक की भयानक महामारी से ग्रस्त हो गया था, जो चीन और रोमन साम्राज्य के बीच के क्षेत्रों में फैल गई थी। और यह गांधार कला में बनी चेचक की देवी हारेती बौद्ध देवी की बहुत सारी मूर्तियों में परिलक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि कुषाण शासक इस्तेमाल नहीं करते थे? तो कौन सी उपाधि है जो कुषाण शासकों ने प्रयोग नहीं किया था? तो देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, बागोपोरो की उपाधि भी धारण की थी, बागोसाओ की उपाधि भी धारण की थी। पियदर्शी की उपाधि जो मौर्य शासकों ने धारण की थी, कुषाणों ने नहीं। कुषाण राजा देवपुत्र और बागोपोरो देवताओं का पुत्र तथा बागोसाओ जैसी उपाधियां धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो इसकी तिथि है 81 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला है कि कनिष्क एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। कनिष्क जो धार्मिक सहिष्णु शासक था, तो यह सत्य है। कारण दे रखा है कि कनिष्क के सिक्कों पर ईरानी व यूनानी देवताओं बुद्ध व मैत्रेय तथा शिव का अंकन मिलता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो कथन का कारण जो कथन की सही व्याख्या करता है। ए नंबर ऑप्शन। कनिष्क के सिक्कों पर ईरानी देवता अतस, एक अग्निदेव, मिथिर एक सौर देव, यूनानी देवता हेलियोस एक सौर देव, देवी सेलिनी एक चंद्र देवी, बुद्ध एवं मैत्रेय तथा शिव का अंकन मिलता है। अतः स्पष्ट है कि कनिष्क एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। कुषाणों के समय मथुरा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, लेकिन जैन धर्म से संबंधित कोई सिक्का कुषाणों ने जारी नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में स्थित वह स्थान जहां से कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। राजस्थान में स्थित वह स्थान जहां से कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं, तो यह मिले हनुमानगढ़ के रंग महल से। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के अंकन वाले स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था?
तो महात्मा बुद्ध के अंकन वाले स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वह था विम काडफिसेस। सॉरी, कनिष्क कनिष्क ने जारी किए थे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजतर अभिलेख का संबंध किस शासक वंश से है? पंजतर अभिलेख का संबंध कौन से शासक वंश से है? तो यह कुषाणों से। 6 नंबर ऑप्शन। ईसा पूर्व पहली शताब्दी ईसा पूर्व पहली शताब्दी के अंत में पार्थेन नामों वाले कुछ शासक उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन कर रहे थे, जिन्हें भारतीय स्रोतों में पहलो कहा गया। पहलो साम्राज्य का अंत कुषाणों द्वारा हुआ, यह बात दो अभिलेखों से स्पष्ट होती है। हजारा जिले के पंचतर अभिलेख 65 ईस्वी में महाराज कुषाण का राज्य लिखा है। 79 ईस्वी के तक्षशिला अभिलेख में भी राजा के लिए महाराज राजा धीराज देवपुत्र कुषाण लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधार कला शैली किस काल में फली फूली? गांधार कला शैली कौन से काल में फली फूली? कुषाणों के काल में। भारतीय व यूनानी कला के मिश्रण से बनी गांधार कला शैली को ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी कहते हैं। गांधार शैली की मूर्तियों में ग्रीन फिलाइट सिस्ट व ग्रे ब्लू अभ्रक का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्यप मातंग और धर्मरत्न द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु चीन जाने के समय कुषाण शासक कौन था? कश्यप मातंग और धर्मरत्न द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु चीन जाने के समय कुषाण शासक कौन था? तो उस समय कुषाण शासक था विम काडफिसेस। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधार कला में अधिकांशतः किस बौद्धिस्तों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है? तो गांधार कला में सबसे अधिक कौन से बौद्धिस्तों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है? तो यह हुई है मैत्रेय की। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो वह थे कुषाण। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कुषाण शासकों के बारे में कौन से कथन सत्य है? उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की, मथुरा के देवकुल की स्थापना की, चीनी शासकों के साथ संघर्ष किया और गांधार शिल्प शैली को प्रोत्साहन किया। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो कौन से स्तूप से जो आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो यह मिलती है अमरावती के स्तूप से। स्तूप में 5 आर्यक स्तंभ बनाए जाते थे। अमरावती, नागार्जुन कोंडा, भट्टीप्रोल में आर्यक स्तंभ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के कोरोमंडल तट से मिले दोहरे मस्तूल वाले जहाज के अंकन युक्त सिक्कों से सिद्ध होता है कि सातवाहनों के पास जल सेना थी और वे समुद्री व्यापार करते थे। तो कौन से शासक के कोरोमंडल तट से मिले दोहरे मस्तूल वाले जहाज दोहरे मस्तूल वाले जहाज के अंकन युक्त सिक्कों से सिद्ध होता है कि सातवाहनों के पास जल सेना थी और वे समुद्री व्यापार करते थे। तो यह मिला यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने स्वयं को दक्षिणा पथपति कहा? कौन से शासकों ने स्वयं को दक्षिणा पथपति कहा था? तो यह कहा था सातवाहनों ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? सातवाहन वंश का अंतिम शासक था पुलवामी चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की 5 गुफाएं 9 नंबर गुफा, 10 नंबर गुफा, 12 नंबर, 13 नंबर और 15A का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इन 5 गुफाओं का निर्माण हुआ था सातवाहन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है। पुराणों में आंध्र भृत्य किसे कहा गया है? आंध्र भृत्य कहा गया है सातवाहनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक नासिक स्थित एक गुहा लेख में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक गांव की भूमि को राज्य के सभी विशेषाधिकारों से मुक्त कर दान देने की घोषणा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक नासिक स्थित एक गुहालेख में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक गांव की भूमि को राज्य के सभी विशेषाधिकारों से मुक्त कर दान देने की घोषणा करता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। द नंबर ऑप्शन। नासिक में ही गौतमीपुत्र सातकर्णी का गुहा लेख है, जिसमें वह
गोवर्धन के वेनाकटक में नियुक्त अमात्य विष्णुपालित को निर्देश देते हैं कि उषावदात के अधिकार में रही एक गांव संभवतः अजकाल की है कि 200 निवर्तन की भूमि को बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया जाए। इस भूमि को सभी प्रकार के परिहार क्षेत्र संबंधी राज्य विशेषाधिकार से मुक्ति प्रदान करता हूँ, अर्थात सभी प्रकार के मांगों और दावों की छूट की बात अभिलेख में दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में शासक की एक उपाधि पियदसो मिली है? तो कौन से अभिलेख के अंदर शासक की एक उपाधि पियदसन मिली है? तो यह मिली है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का नासिक गुहालेख के अंदर। है नंबर ऑप्शन। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के 19 वर्ष के नासिक अभिलेख में 19वें वर्ष के नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए प्रियदर्शन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसी अभिलेख में गौतमीपुत्र को शक, यवन और पहलुओं को नष्ट करने, क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला और एक ब्राह्मण बताया गया है। इसी अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की मां गौतमी बलश्री द्वारा बधान्य भिक्षु संघ को गुहा दान करने का उल्लेख है। वशिष्ठपुत्र पुलवामी ने इस संघ के लिए अजय काल के गांव दान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस या किन से बने सिक्के सातवाहनों ने नहीं चलाए? तो कौन से सिक्के सातवाहनों ने नहीं चलाए थे? तो सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए, इसके अलावा शीशे के सिक्के चलाए हैं, तांबे के सिक्के चलाए हैं, चांदी के चलाए हैं और पोटीन के भी चलाए हैं। तो सोने के सिक्के सातवाहनों ने नहीं चलाए। सातवाहनों ने तांबा, पोटीन, शीशा व चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी की पहचान वर्तमान के किस स्थान से की जाती है? इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी की पहचान वर्तमान के किस स्थान से की जाती है? नागार्जुन कोंडा। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासकों के सिक्कों पर उसकी उपाधि धर्मीय या धार्मिक उत्कीर्ण है? कौन से शासकों के सिक्कों पर उनकी उपाधि धर्मीय या धार्मिक उत्कीर्ण है? तो पहलो शासकों के सिक्कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों व उनके सिक्कों पर प्रदर्शित आकृति को सम्मिलित कीजिए। तो सिक्कों और उन पर प्रदर्शित आकृति के सिक्कों पर प्रदर्शित आकृति, सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय पर चक्र पुरुष आकृति अंकित है। आगाथा क्लीज, आगाथा क्लीज के सिक्कों पर बलराम की आकृति अंकित है। छत्र पर राजूल के सिक्कों पर प्लस की आकृति और कनिष्क के सिक्कों पर अर्धों की आकृति अंकित है। तो चारों ही इसमें सुमेलित है, ए बी सी डी। छह नंबर ऑप्शन। चरक संहिता कितने खंडों और अध्यायों में विभाजित है? तो जो चरक संहिता जो चरक के द्वारा लिखी गई है, यह जो है 8 खंड और 120 अध्यायों में विभाजित है। इसमें 8 खंड है और 120 अध्याय है। 8 खंड और 120 अध्याय। बे नंबर ऑप्शन। चरक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और यह कनिष्क के राज वेद्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वंशों एवं उनकी राजधानियों को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित वंशों और उनकी राजधानियां, तो सबसे पहले आते हैं शुंग। शुंगों की राजधानी थी पाटलिपुत्र। सातवाहनों की राजधानी पैठन। चंदेल, चंदेलों की राजधानी महोबा और कदम्बों की राजधानी थी वनवासी। तो डी सी बी और ए। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले इसमें शुंग, शुंगों के पश्चात सातवाहन, सातवाहन के पश्चात वाकाटक और वाकाटक के पश्चात चालुक्य। 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे नंद राजवंश। नंदों के पश्चात जो मौर्य आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 4 दे रखे हैं, नंद, नंद के पश्चात यहाँ पर आएंगे शुंग, शुंग के पश्चात कणु और सबसे अंत में आएंगे कुषाण। नंद, नंद के पश्चात शुंग, कणु और कुषाण। 3 2 1 4। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में से किस क्षेत्र में वासुदेव कृष्ण, उसके भाई बलदेव और उसकी बहन एकनक्ष की संयुक्त प्रतिमाएं बनाई गई है? ईसा की आरंभिक शताब्दियों में किस क्षेत्र में वासुदेव कृष्ण, उनके भाई बलदेव और उनकी बहन एकनम्स की
संयुक्त प्रतिमाएं बनाई गई है तो यह मथुरा से, ए नंबर ऑप्शन। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में मथुरा क्षेत्र में तो वैष्णव प्रतिमाओं की बाढ़ सी आ गई थी। डोरिस एस श्रीनिवासन ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया कि मथुरा इस समय वैष्णव प्रतिमा विग्रह शैली के विसरण का एक केंद्र बन चुका था। वासुदेव कृष्ण, उनके भाई बलदेव और उनकी बहन एकनक्ष की प्रतिमा संयुक्त प्रतिमाएं बनाई जा रही थी। वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा, गरुड़ पर बैठे विष्णु की प्रतिमा और वराह रूप की प्रतिमाएं भी बनाई जाती थी। यह स्पष्ट है कि अवतारवाद की धारणा अभी अपने प्रारंभिक चरण में थी, किंतु कुषाण काल के अंत तक एक चतुर्व्यूह विष्णु के चार प्रकटीकरण की अवधारणा स्पष्ट हो चुकी थी। मथुरा से प्राप्त नारायण की विशाल प्रतिमा भी उल्लेखनीय है। मथुरा में मातृदेवियों, मातृकाओं और यक्षों की प्रतिमाएं तो लोकप्रिय थी ही, किंतु लक्ष्मी और दुर्गा के विग्रहों का निरूपण भी आप विशेष होते जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योद्देय सिक्कों पर मुख्यतः किसका अंकन मिलता है? योद्देय सिक्कों पर मुख्यतः किसका अंकन मिलता है? कार्तिकेय का, से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शासकों के नाम दे रखे हैं, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर चष्टन का काल रहा था 78 से 130 ईस्वी का। दूसरे नंबर पर मिनाड्र का काल भी 150 से 130 ईस्वी का रहा था। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएंगे वो मिनाड्र आएंगे 150 से 130 ईसा पूर्व का। दूसरे नंबर पर आएंगे गोडोफनीज जिनका कार्यकाल शासनकाल रहा था 20 से लेकर 46 ईस्वी तक का। गोडोफनीज के पश्चात आएंगे चस्टन जिनका कार्यकाल था 78 से 130 ईस्वी। और सबसे अंत में आएंगे रुद्रदमन। तो मिनाड्र के पश्चात गोडोफनीज के पश्चात चस्टन और रुद्रदमन है जो चौथे नंबर पर आएंगे। 2 4 1 3 6 नंबर ऑप्शन। अब मिनांडर इंडो ग्रीक शासक ये सबसे पहले थे। गोडोफनीज जो पहले शासक थे। तस्टन और रुद्रदमन है जो कार्दमक शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भास का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो भास का नहीं है? तो ऋतुसंहार, बे नंबर ऑप्शन। भास संभवतः दूसरी सदी के अंत में रहता था। उसके कई नाटक रामायण और महाभारत पर आधारित है, लेकिन वह उनके चरित्रों एवं घटनाओं को अपने कथानक के रूप ढाल लेता था। बालचरित कृष्ण के वृंदावन वास के दौरान उनके बालकपन के दिनों पर आधारित है। महाभारत पर आधारित उसके 5 नाटक है। मध्यमा व्यायोग, पंचरात्र, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कृणभार और उरुभंग। रामायण आधारित नाटकों में प्रतिमा और अभिषेक है। प्रतिज्ञा योग धारण और स्वप्न वासुदत्ता पौराणिक राजा उदयन पर आधारित है। केवल चारुदत्त अधूरा ही है। ऐसा नाटक है जिसका राजनीतिक विषयों या चरित्रों से कोई संबंध नहीं है। यह चारुदत्त नामक एक गरीब ब्राह्मण और वसंत सेना नामक एक वेश्या की प्रेम कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है? पहला कि उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में है। तो उदयगिरी की गुफा और खंडगिरी की गुफा जो उड़ीसा राज्य में, ये सत्य है। उदयगिरी में 18 गुफाएं और खंडगिरी में 15 गुफाएं, ये भी सत्य है। हाथी गुफा शिलालेख उदयगिरी गुफाओं में है। तो हाथी गुफा जो शिलालेख है यह उदयगिरी गुफाओं में नहीं बल्कि यह खंडगिरी गुफाओं में है। हाथी गुफा जो शिलालेख है यह खंडगिरी गुफाओं में स्थित है, न कि उदयगिरी में। तो द नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। खारवेल का ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित हाथी गुफा शिलालेख खंडगिरी की गुफाओं में स्थित है। यह प्रथम अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है। इसमें नंदराज द्वारा 300 वर्ष पूर्व निकाली गई नहर को आगे बढ़ाने का काम खारवेल द्वारा किए जाने का उल्लेख है। उदयगिरी नामक गुफाएं उड़ीसा के अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा में भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल कौन से वंश से संबंधित है? चेदी वंश से, द नंबर ऑप्शन। इस वंश की स्थापना महामेघवाहन ने की, अतः इसे महामेघवान वंश भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन है। पहला है कि मौर्य काल के बाद की शताब्दी में सिक्कों की ढलाई में काफी तेजी देखी गई। मौर्य काल के बाद की शताब्दी में सिक्कों की ढलाई में काफी तेजी देखी गई, तो यह बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि उत्तर पश्चिम के राजाओं ने यूनानी, रोमन और ईरानी सिक्कों की नकल की। उत्तर पश्चिम के राजाओं ने यूनानी, रोमन और ईरानी सिक्कों की नकल की। मौर्य पश्चात काल में मुद्रा के अधिकाधिक प्रयोग से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त नहीं हुई। मौर्य पश्चात काल में सिक्कों के विविध प्रयोग से विभिन्न प्रकार की कारोबारी अर्थव्यवस्थाओं का संकेत मिलता है। मौर्य पश्चात काल में निष्क और स्वर्ण नामक सोने के सिक्के और शतमान चांदी के सिक्के प्रयोग में थे। यह भी सही है, तो इसके पांचों ऑप्शन राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस मेरिस एरिथ्रेसी की एकमात्र मूल प्रतीक कहाँ है, तो यह हाइडेलबर्ग में। द नंबर ऑप्शन। पेरिप्लस मेरिस एरिथ्रेई की केवल एक मूल प्रति हाइडेलबर्ग जर्मनी में मौजूद है। संभवतः मिस्र का एक यूनानी व्यापारी द्वारा लाल सागर से भारत के समुद्र तटीय इलाकों की व्यापारिक यात्रा पर आता है और इस इलाके के बंदरगाहों व समुद्री व्यापार के बारे में लिखता है। लेखक का नाम ज्ञात नहीं है और इसका रचना काल पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भट्टीप्रोलु स्तूप किस राज्य में स्थित है। भट्टीप्रोलु स्तूप है जो कौन से राज्य में, तो यह आंध्र प्रदेश में। स नंबर ऑप्शन। आंध्र प्रदेश के भट्टीप्रोलु गांव से 1870 में बोसवेल ने स्तूप की खोज की। बाद के वर्षों में यहां से प्राप्त 5 मंजूषाओं में बुद्धिस्ट अवशेष मिले। एक मंजूषा पर 19 पंक्तियों वाला ब्राह्मी लिपि में चांदी से उत्कीर्णित एक अभिलेख मिला है। मंजूषा पर तांबे से पत्तियों और सोने से फूल बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर मौर्य काल में उज्जैन से निर्यातित इंद्रगोप क्या था। उत्तर मौर्य काल में उज्जैन से निर्यातित इंद्रगोप क्या था, तो एक अर्ध कीमती पत्थर। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं भारत से निर्यात की जाती थी। उत्तर मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जो भारत से निर्यात की जाती थी, तो भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु थी सूती वस्त्र, जटामासी और मालाब्राथम। ये निर्यात की जाती थी। शीशे के अलावा तांबा, टिन, ये जो आयात किए जाते थे। तो बे नंबर 2, 3 और 4, बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। रोमन व्यापारी तांबा, टिन, सीसा, पुखराज, चकमक पत्थर, कांच जैसा कच्चा माल और तैयार उत्पाद जैसे कि उत्तम गुणवत्ता की शराब, उत्तम बनावट के कपड़े, उत्कृष्ट गहने, सोने और चांदी के सिक्के और विभिन्न प्रकार के उत्तम मिट्टी के बर्तन लाते थे। वे अपने साथ में मसाले और औषधीय जड़ी बूटियां, काली मिर्च, जटामासी, मूला बाथरम, सिनबार और कीमती अर्धकीमती पत्थर जैसे फिरोजा, सुलेमानी पत्थर, इंद्रगोप, सूर्यकांत, गोमेद, सीपियां, मोती और हाथी दांत, इमारती लकड़ियों की वस्तुएं जैसे आबनूस, चंदन, सांगवान, बांस और रंगीन कपड़े व मलमल के साथ नील और लाख जैसे रंजक पदार्थ ले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इनमें सबसे पहले महाजनपदों का उदय, फिर द्वितीय बौद्ध संगीति, कनिष्क का राज्यारोहण और सातवाहनों का पतन। ये चारों ये जो कालक्रम अनुसार ही है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरणीकोट का महाचैत्य। धरणीकोट का महाचैत्य किससे संबंधित था। अमरावती स्तूप। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य कथन है। निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है। पहला है कि उत्तर मौर्य काल में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ सामुद्रिक व्यापार था। उत्तर मौर्य काल में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ सामुद्रिक व्यापार था, तो यह सत्य है। अरिकामेडु में उत्खनन में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, यह भी सही है। अरिकामेडु से द्रव्य पदार्थ डालने के लिए इस्तेमाल होने वाले रोमन एम्फोरा मिले हैं, यह भी सत्य है। रोमन शासक ऑगस्टस के स्वर्ण सिक्के भी अरिकामेडु से मिले हैं, तो यह भी सही है। चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा तक्षशिला में बौद्ध अवशेषों को प्रतिस्थापित कर एक मठ बनाया गया।
किसके द्वारा जो तक्षशिला में बौद्ध अवशेषों को प्रतिस्थापित कर एक मठ बनाया गया? तो पटिक के द्वारा। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बौद्ध स्थलों का सही कालक्रम क्या है? बौद्ध स्थल जो किस समय बनाए गए थे, इनका सही कालक्रम क्या है? तो इनमें जो सबसे पहले आएगा सांची का बौद्ध स्तूप, जो 2 ईसा पूर्व से लेकर दूसरी ईस्वी तक निर्मित हुआ था, जो शुंग काल में इसका निर्माण हुआ था सांची के स्तूप का। तो सांची का स्तूप सबसे पहले आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा अमरावती का स्तूप, अमरावती का स्तूप। और तीसरे नंबर पर आएगा नागार्जुन कोंडा। ये इनका जो ये दोनों सातवाहन कालीन है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य निर्मित है। और सबसे अंत में जो आएगा वो आएगा नालंदा। तो 2, 4, 3 और 1, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। तो सबसे पहले नंबर पर है वराहमिहिर, वराहमिहिर जो ज्योतिष थे। दूसरे नंबर पर है भास्कराचार्य, भास्कराचार्य गणित से संबंधित है। चरक, चरक का संबंध चिकित्सा से है। और भास जो नाटक लिखते थे, तो भास का संबंध है जो नाटक से है। तो बी, सी, डी और ए, बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलियट संगमरमर क्या है? इलियट संगमरमर क्या है? तो अमरावती स्तूप के मद्रास में रखे गए पैनल इलियट संगमरमर, 6 नंबर ऑप्शन। 1796 में एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनवाना चाहते थे, को अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। कुछ वर्षों बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेजी अधिकारी यहाँ आए और कुछ मूर्तियां प्राप्त की। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए। वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती के स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मद्रास में इंडिया ऑफिस व लंदन तक पहुंच गए। वस्तुतः इन इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया है। पुरातत्ववेदा एच हॉल, हेनरी हेडी कोल इस उन मुट्ठी भर लोगों में से थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस वेश के प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? कौन से केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो कन्हेरी में, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में रेशम व्यापार पर निम्नलिखित में से किसका एकाधिकार था? प्राचीन काल में रेशम व्यापार पर निम्नलिखित में से किसका एकाधिकार था? तो चीन का, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन ग्रीक देवता पोसिडन की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? रोमन ग्रीक देवता पोसिडन की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? महाराष्ट्र से। ब्रह्मगिरी कोल्हापुर महाराष्ट्र से 1945-46 में एच डी सांकल्या को उत्खनन के दौरान पोसिडन की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सीन में दक्षिणी भारत के कौन से नगर दक्षिणी भारत के कौन से नगर को सूती वस्त्र व्यवसाय का केंद्र बताया गया है? तो कौन से नगर को सूती वस्त्र व्यवसाय का केंद्र बताया? उरेरू को। पेरिप्लस के अनुसार सूती वस्त्र का केंद्र उरेरू, लोहे का काम वालों की दुकान को करीमनगर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। सबसे कुछ उपाध्याय हैं, उपाध्याय पर किन का प्रभाव रहा था? किन के प्रभाव से उपाध्याय ली गई? कुछ शासकों की उपाध्याय दे रखी है। तो सबसे पहले जो उपाधि है देवकुल, देवकुल उपाधि पर है जो रोमन प्रभाव है। रोमन शासक जो देवकुल उपाध्याय लिया करते थे। दूसरे नंबर पर है देवपुत्र, देवपुत्र पर चीनी प्रभाव है। तीसरे नंबर पर है शाही, शाही पर है जो सीथियन प्रभाव है। और चौथे नंबर पर राजा धीराज, राजा धीराज पर पार्थियन प्रभाव है। तो बी, सी, ए, डी, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवर्ताकार पूजा स्थल खोजा गया? किस स्थल से भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवर्ताकार
पूजा स्थल खोजा गया सिरकप से। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में वर्णित नृत्य प्रतियोगिता के निर्णायक की भूमिका में कौन थी? कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र के में वर्णित नृत्य प्रतियोगिता के निर्णायक की भूमिका में कौन थी? कौशिकी। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्तूप स्थलों से शंख लिपि के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन से स्तूप स्थलों से शंख लिपि के अवशेष मिले? तो सांची से और भरूच से। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम। विदक भागम कहा जाता था। विदक भागम सिंचाई कर। तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, बलादीप चुंगी का संरक्षक और हिरण्य जो नगद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्यमित्र शुंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर है जो विचार कीजिए। इनमें से बताना है कि कौन कौन सा कथन है जो सत्य कथन है। पहला कि पुराणों के अनुसार उसने 32 वर्ष तक शासन किया। तो पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 32 नहीं बल्कि 37 वर्षों तक शासन किया था। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि हर्षचरितम के अनुसार उसने विदर्भ शासक यज्ञसेन को पराजित किया था। तो यज्ञसेन को जो पराजित किया था यह पुष्यमित्र ने नहीं बल्कि पुष्यमित्र के जो पुत्र थे अग्निमित्र, अग्निमित्र ने पराजित किया था। तो 2 नंबर ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह बात सही है। उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का प्रांतीय शासक था, यह बात भी सही है। तो सत्य कथन है 3 और 4। 3 और 4 दैट नंबर ऑप्शन। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्ष शासन किया था। यहाँ 36 वर्ष दे रखा है लेकिन अधिकतर जगह 37 वर्ष ही देखा गया है। हो सकता है 36 या 37 है। 184 ईसा पूर्व में हुए विदर्भ युग का विवरण मालविका अग्निमित्र में मिलता है। विदर्भ के शासक यज्ञसेन को विदिशा के प्रांतपति अग्निमित्र के सेनापति वीरसेन ने पराजित किया। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कानून प्रदाता द्वारा यह कहा गया कि महिलाएं अपने स्त्री धन के साथ साथ अपनी अचल संपत्ति भी बेच और गिरवी रख सकती थी? किस में कहा गया, किस कानून पर प्रदाता में यह कहा गया है कि महिलाएं अपने स्त्री धन के साथ साथ अपनी अचल संपत्ति भी बेच और गिरवी रख सकती थी? तो यह कहा गया है कात्यायन सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से चारों कथनों में से बताना है कौन कौन से कथन है जो सही है। पहला कि सातवाहनों एवं महारथियों के बीच वैवाहिक संबंध है। तो सातवाहनों और महारथियों के मध्य वैवाहिक संबंध है, ये सत्य है। दूसरा, रानी नागानिका ने वैदिक बलि का आयोजन किया था। दक्कन में किलेबंदी बस्तियों का विकास हुआ। नासिक अभिलेख में 5 आहार यानी जिलों का उल्लेख मिलता है। तो चारों ऑप्शन इसके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को द्विजावर कुटुंब विवर्धन कहा गया? किस शासक को द्विजावर कुटुंब विवर्धन कहा गया? तो यह कहा गया गौतमी पुत्र सातकर्णी को। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेख के साक्ष्य किस काल का है? सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक और अभिलेख के साक्ष्य किस काल का है? तो यह 100 से 200 ईस्वी। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस पुरास्थल से चतुर्भुजी विष्णु की अभिलिखित प्रतिमा प्राप्त हुई है? छत्तीसगढ़ के किस पुरास्थल से चतुर्मुखी विष्णु की अभिलिखित प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर शुंगकालीन लिपि में लेख लिखे गए हैं? तो मल्हार। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपस्यारत बुद्ध की एक मूर्ति जिसमें उपवास के कारण बुद्ध का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, यह मूर्ति किस कला केंद्र से संबंधित है? तपस्यारत बुद्ध की एक मूर्ति जिसमें उपवास के कारण बुद्ध का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है, यह मूर्ति किस कला केंद्र से संबंधित है? तो गांधार से। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि मेनांडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेनांडर से संबंधित 2 कथन दे रखे हैं। पहला कि उसकी मुद्राओं पर अरेमाइक लिपि में
हेरजस पतरस मिलिदस उत्कीर्ण है। तो यह अरेमाइक लिपि में नहीं बल्कि ख्रोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि उसकी धर्मिकस उपाधि से उसके बौद्ध अनुयायी होने के संकेत मिलते हैं। तो यह सही है। तो एक गलत है और दो सही, केवल दो सही। मेनांडर के प्राप्त चांदी के सिक्कों के आगे के भाग पर मुकुट धारण किया हुआ उसका सिर तथा यूनानी विरुद्ध के साथ उसका नाम तथा पृष्ठ भाग पर ख्रोष्टी लिपि में हेरजस पत्रस मेलिदस उत्कीर्ण मिलते हैं। उसके तांबे के सिक्कों पर यूनानी तथा प्राकृत भाषा में लेख हेरजस थ्री मिकस मिनरिदस बेसिलियस सोटेरस मिनरिदाई बेसिलियस डिकेआई मिनरिदाई आदि लेख अंकित किए मिलते हैं। धर्मिकस उपाधि से सिद्ध होता है कि वह एक धर्मनिष्ठ बौद्ध था। क्षेमेंद्र की अवदान कल्पलता से पता चलता है कि मेनेंडर ने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो इसी के साथ ही आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें गुप्त काल और वाकाटक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।